हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग ऑफ सस्टेनेबल एवरीडे गाइस। और आज का जो व्लॉग है मैं काफ़ी दुखी मन से बना रहा हूँ क्योंकि मेरे साइट पे एक इक्विपमेंट का फेलियर हो गया है। तो उस इक्विपमेंट का फेलियर होने के बाद मेरे जहन में ये बात आई, क्योंकि जो फेलियर हुआ वो जो टीम उसको रेक्टिफाई कर रही थी, मैंने उससे उस RCA मतलब रूट कॉज एनालिसिस के बारे में पूछा कि भाई ये जो फेलियर हो रहा है किस वजह से हो रहा है। तो उनके उसकी बहुत कम इन्फॉर्मेशन थी। तो मुझे लगा यार इस पर भी वीडियो बना देना चाहिए, बहुत लोगों को इसके बारे में बहुत कम मालूम होता है। ठीक है, जो जिस फॉल्ट की मैं बात कर रहा हूँ गाइज, दैट इज़ द ओवर हीटिंग ऑफ AC कनेक्शन टर्मिनल्स। जो भी हो, जैसा भी AC कनेक्शन टर्मिनल हो, आपका स्विच हो जिसमें फेज न्यूट्रल लगा हो, बस बार हो, कोई भी AC टर्मिनल हो जहाँ पे लग्स लगा रहता है और दो AC पॉइंट आके कनेक्ट हो रहा है जिसमें से AC करंट पास होता है। तो गाइस, अगर वो कनेक्शन प्रॉपरली टाइट नहीं है तो वहाँ पे होती है ओवर हीटिंग। ठीक है, और इस ओवर हीटिंग की वजह से वो क्या होता है, फिर वहाँ पे आपका मेल्टिंग स्टार्ट होगा, बर्निंग हो सकता है, सर्ज क्रिएट हो सकता है, आग लग सकती है, आपके इक्विपमेंट फेलियर हो सकते हैं, बहुत बड़ा बड़ा आपका लॉस हो सकता है। ठीक है, अब थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि ये जॉइंट्स को हम कैसे बेटर बना सकते हैं, और या बेटर नहीं होता तो इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल का हमारा सबसे बेसिक फॉर्मूला है गाइस, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो V इज इक्वल टू IR हमारा फॉर्मूला है। जस्ट इन केस ये V है, V इज माई वोल्टेज, ये इक्वल टू का साइन है, एंड देन वी हैव द करंट एंड द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये आप देखोगे दोनों इक्वल के प्रपोर्शन में है। तो जैसे जैसे अगर हमारा वोल्टेज इंक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं हमारे IR लॉसेस भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। या तो कहिए अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाऊँ तो मल्टीप्लाई होने के बाद वैल्यू भी, वोल्टेज की भी वैल्यू बढ़ने लगेगी। तो अब देखिए होता क्या है, अब ये मान लीजिए ये दो कंडक्टर हैं। ठीक है, ये दो कंडक्टर है, एक ये कंडक्टर, इसमें पावर आ रही है मगर इसमें पावर नहीं आ रही है। अब ये मैं आपको एटॉमिक लेवल पे दिखा रहा हूँ कि अगर कोई मेटालिक शीट होती है, ऐसे तो आप मेटल देखोगे एकदम फ्लैट होगा, लेकिन उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो उसमें एकदम कांटेदार ऐसा मॉलिक्यूलर लेवल, एटॉमिक लेवल पे आपको दिखेगा। तो आप क्या होता है, जब दो ऐसे मेटल कॉन्टैक्ट में आते हैं तो प्रॉपरली कॉन्टैक्ट में नहीं आते, उसमें उसमें कुछ ना कुछ एयर गैप रह जाता है। ठीक है, और फिर हम उसको टाइट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा मान लो मेटल कंडक्टर टाइट हो गया, अब उसके बीच में एयर गैप है, यहाँ पे आयोनाइजेशन चालू होता है और ओवर हीटिंग होने लगेगा, फिर इसी के अंदर मॉइस्चर कंटेंट आ जाता है तो रस्टिंग होने लगता है। तो एक तरीके से जो मेटल का जॉइंट है इसमें रेजिस्टेंस इसका इंक्रीज होने लगता है। तो होगा क्या कि अब आप V इज इक्वल टू IR के फॉर्मूले को देखो, तो होगा क्या कि अब अगर किसी मेटालिक कॉन्टैक्ट में रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो मतलब वोल्टेज की वैल्यू भी यहाँ पे फ्लक्चुएट होगी। तो अगर मान लीजिए आपके पास 3 फेज सप्लाई है R Y B, और वो तीनों आके किसी बस बार पे कनेक्टेड है, और उसमें जो नट बोल्ट लगा है वो प्रॉपरली फिट नहीं है, किसी में लूज है, किसी में टाइट है, किसी में बहुत लूज है। तो जो हम इंडिया में देखते हैं वोल्टेज की वैल्यू साला कहीं कहीं पे टेस्ट कर रहे हैं 240, 235, 220, इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन मिल जाता है भाई। अपना इन्वर्टर तो खटाखट ऐसा ट्रिप मारना चालू कर देता है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि प्रॉपर रेफरेंस वोल्टेज आपको मिले 230, 231, 231, 230 एकदम प्रॉपर बराबर, तो आप उसको प्रॉपरली टाइट करने से पहले क्या होता है, कार्बन बेस्ड कंडक्टिव पेस्ट आता है। जी हाँ, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए थर्मल पेस्ट आता है IC को बैठाने के लिए, वैसे मेटालिक कॉन्टैक्ट्स के लिए क्या आता है, कार्बन बेस्ड कंडक्टिव पेस्ट आता है। तो होता क्या है कि दो कंडक्टर, अब हम मॉलिक्यूलर लेवल पे देख रहे हैं, यहाँ हम वो पेस्ट लगा देते हैं और फिर उस कंडक्टर को लॉक करते हैं, तो जो गैप होता है ना उसके अंदर ये पेस्ट जाके ऐसा भर जाता है और कंडक्टिव हो जाता है। तो ये जो आपका अब जॉइंट हो गया, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है, मतलब इसका रेजिस्टेंस एकदम से साला कम हो गया। अब जब रेजिस्टेंस कम हो गया, अब तीनों आपके जंक्शन में, तो यहाँ पे ओवर हीटिंग का कोई चांसेस नहीं है क्योंकि कोई प्रतिरोध नहीं है, देयर इज नो रेजिस्टेंस। प्रतिरोध वर्ड मैंने यूज़ किया, बहुत सारे लोग हंसेंगे कि भाई क्या हिंदी है, इंग्लिश भी अच्छी है, हिंदी भी अच्छी। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जब इसका रेजिस्टेंस आपका कम हो जाएगा तो यहाँ पे ओवर हीटिंग नहीं होगी, और जो भी आपको रेफरेंस वोल्टेज मिलेगा RYB में वो आपको प्रॉपर मिलेगा। तो ये दिस कम्स अंडर गुड प्रैक्टिस।
बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इसको नहीं करती, उनको लगता है भाई टाइटनेस कर दिया टॉर्क रेंच से, ऐसे स्केच पेन से मार्क बना दिया, बस अपन का तो हो गया काम। लेकिन अगर आप कंडक्टिव पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं एज एन इंजीनियर के आउटलुक से आप देखो तो जो जंक्शन का रेजिस्टिविटी आप उसको कम कर दोगे, एंड डेफिनेटली वहाँ पे फिर कभी फ्यूचर में ओवर हीटिंग नहीं होगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस कंडक्टिव पेस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, ये मेल्ट नहीं होता, ये इधर उधर सैग होने की कोशिश नहीं करेगा, प्लस उसकी वजह से जिस भी जंक्शन पे आपने लगाया है कोरोजन नहीं होगा, मॉइस्चर की वजह से कोई ऐसा लॉसेस नहीं होंगे, मतलब कुछ उसमें डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। इट इज़ अ वेरी गुड पेस्ट और ट्रांसफार्मर टर्मिनेशन या कॉस्टली इक्विपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। तो मतलब अगर बस बार का कोई पे भी आपको कुछ ऐसा कनेक्ट करना है जहाँ पर आप अच्छी सिक्योरिटी चाहते हो जिसमें थर्मल रेजिस्टिविटी की वजह से मेल्टिंग या हीटिंग बर्निंग इफेक्ट ना आए, तो जस्ट यूज दिस कार्बन बेस्ड कंडक्टिव पेस्ट गाइस। और जो भी दो कॉन्टैक्ट उनको ऐसा लगा ऐसा चिपकाने का, बीच में पेस्ट लगा के और मस्त टाइट कर देने का। तो रेजिस्टिविटी जितनी लेस होगी तो उतना आपका जो वोल्टेज की वैल्यू है कांस्टेंट रहेगी। आप समझ रहे हो, मतलब ये मेरे बरसों का एक्सपीरियंस है। बहुत ज़्यादा जले हुए बस बार देख रखे हैं, बहुत ज़्यादा टाइटनिंग करवा रखी है, लेकिन जहाँ जहाँ भी कंडक्टिव पेस्ट मैंने लगाया है, टच वुड, अच्छा यहाँ तो मेटल है तो टच वुड नहीं है, लेकिन वो जगह एकदम चकाचक चल रही है। तो अगर आपको कंडक्टिव पेस्ट के बारे में जानना है तो जस्ट गूगल कार्बन बेस्ड कंडक्टिव पेस्ट फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स एंड यू विल गेट टू नो ऑल अबाउट इट। क्या होता है, कि कितने का मिलता है, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को कोई ला के देता है मैं लगा देता हूँ, बट मेरे को उसका यूएसपी मालूम है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्योंकि मैंने अपने अभी साइड टीम से पूछा, उनको नहीं मालूम, उनको लगा रहे सर बट ढीला होगा, इसको टाइट कर देंगे मस्त हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई ऐसे नहीं होता, देयर इज़ अ इलेक्ट्रिकल लॉजिक फार्मूला हिडन बिहाइंड इट कि उसका क्या मतलब है, किस तरीके से लॉस हो रहा है। तो मेरे जहन में ये बात आई कि जो नए फ्रेशर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ऑलरेडी वर्किंग ऑन द साइड, एंड इफ़ यू डजंट नो अबाउट दिस फिनोमेना यू कैन डेफिनेटली यूज़ दिस टू प्रिवेंट एनी कैटास्ट्रोफिक इवेंट ऑन योर साइड। तो आई होप गाइज ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो कंटेंट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा, सो डू सब्सक्राइब माई चैनल सस्टेनेबल एवरीडे गाइज, एंड आई मेक वीडियोस टोटली बेस्ड ऑन सस्टेनेबल एंड क्लीन यूज़ ऑफ एनर्जी, स्पेशली सोलर एनर्जी। जैसे कि आप मेरे पीछे सोलर प्लांट देख रहे हैं जो मुझे अभी छाँव प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि बहुत गर्मी है यहाँ इस रेगिस्तान में, बट फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई वर्क, सपोर्ट माई वर्क सस्टेनेबल एवरीडे गाइज, एंड आई कैच यू गाइज इन माई नेक्स्ट व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो guys।